अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी हमेशा की तरह आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। आज है नावल का सेकंड और लास्ट पार्ट। नावल का नाम है इश्क जुनून और इसको लिखा है शिफा खान ने। तो आइए शुरू करते हैं। इधर अल्तमश और सनाया भी खूबसूरत माहौल में डिनर कर रहे थे। तो अल्तमश सनाया को कहता है, जानम मुझे लगता है अब मुझे कि हमें अब रोज़ी की शादी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से वो अब शादी के काबिल है। तो सनाया को भी अल्तमश की बात काफ़ी हद तक अच्छी लगती है। तो सनाया कहती है, अल्तमश वैसे मुझे अरियान भी रोज़ी के लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है, लेकिन फिर भी हम रोज़ी के साथ को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मैं इससे पूछ कर आपको बताऊँगी कि वो क्या चाहती है। अगर वो हमारे इस फैसले पर खुश ना हुई, तो हमें फिर इस पर छोड़ देना चाहिए सब कुछ। क्योंकि सनाया रोज़ी के साथ हुए बचपन वाले हादसे के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन अल्तमश को लगता था कि शायद रोज़ी इस शादी के लिए ना माने, क्योंकि रोज़ी खुद को किसी के काबिल नहीं समझती थी। इसे लगता था इस हादसे के बाद इसके वजूद पर एक दाग लग चुका है। इसे अब कोई भी मर्द नहीं अपनाएगा। अरियान सारे रास्ते रोज़ी को खामोश देख खुद ही बात का आगाज़ करता है। रोज़ी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो रोज़ी को पहले तो अरियान का सवाल अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे इजाज़त दे देती है। तो अरियान कहता है, रोज़ी आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके डैड क्या करते हैं? तो रोज़ी उसे बताती है कि उसके बाबा और बड़े भाई पॉलिटिशियन हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। वो अरियान के सामने अपना सारा फैमिली बैकग्राउंड खोल कर रख देती है। तो अरियान रोज़ी की बात सुनता कहता है, वैसे रोज़ी ये बहुत बड़ी बात है। आप और आपके भाई इतने बड़े पॉलिटिशियन की औलाद होने के बावजूद भी इतनी सादी-सी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो रोज़ी कहती है, जी, असल में मुझे और मेरे भाई को अपने वालिद की जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं और मेरे भाई, हम दोनों बहुत ही सादगी पसंद हैं। मेरे बाबा के नाम और पैसे की वजह से मुझे यूनी में बहुत से लड़कों ने अप्रोच करने की कोशिश भी की। लेकिन लेकिन मैं कभी किसी में इंटरेस्टेड नहीं लिया। लेकिन मैंने कभी भी किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि इन्हें मेरे से नहीं बल्कि मेरे बाप के पैसे से मोहब्बत थी। तो अरियान कहता है, तो मिस रोज़ी आप अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं? तो रोज़ी कहती है, मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहती। तो अरियान रोज़ी की बात पर थोड़ा हैरान होता कहता है, लेकिन रोज़ी आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? शादी तो हर लड़की का ख्वाब होता है। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो, उसे उसके ख्वाबों का शहज़ादा मिल जाए। लेकिन आपकी बात मुझे अजीब लग रही है। आप जैसी आसाइशों से ख्वा भरपूर ज़िंदगी तो सबका ख्वाब होती है। लेकिन एक आप हैं जो ये सब कुछ नहीं चाहती। तो रोज़ी कहती है, आप मेरी कहानी का एक रुख सुनकर मुझे जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी का डार्क फ़ेज़ नहीं जानते। अगर आप कभी इसे जान गए तो शायद आप मेरे से बात करना भी पसंद ना करें। अरियान कहता है, रोज़ी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं ना ही आपको दौलत से इम्प्रेस हूँ और ना ही मुझे आपके माज़ी से कोई लेना-देना है, और ना ही ये समझिएगा कि मैं किसी हमदर्दी में आकर ये बात कह रहा हूँ। क्या आप मेरी हमसफ़र बनना पसंद करेंगी? पहले तो रोज़ी को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन फिर बात को समझती नज़रें झुकाए बैठ जाती है। रोज़ी इस वक़्त बहुत कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए, लेकिन बेचारी बुरी तरह से फँस चुकी थी। अरियान की नज़रें खुद पर महसूस करती वो सुर्ख़ हो रही थी। अरियान रोज़ी की तरफ से कोई जवाब न पाकर थोड़ा परेशान होता है। शायद कहीं इसे बुरा ना लग गया हो, इसलिए वो दोबारा से पूछता है कि रोज़ी आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपकी इस खामोशी को मैं नाम समझूँ? तो रोज़ी गाड़ी से उतरते हुए कहती है कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। प्लीज़ आप इस बारे में मेरे भाई से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मेरे भाई का फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला होगा। रोज़ी को के घर पहुँचने से पहले ही अल्तमश सनाया पहुँच चुके थे। रोज़ी भी डिनर करके आई थी, इसलिए घर आते ही सीधा रूम में चली जाती है। अगले दिन इतवार होने की वजह से अल्तमश भी घर पर ही था। अरियान दाइम को लेकर आता है तो अल्तमश को घर देखता है, उससे गपशप करने बैठ जाता है। इन्हीं बातों के दौरान अरियान अल्तमश को बातों ही बातों में रोज़ी से शादी के हवाले से इशारा करता है और साथ ही अपनी और रोज़ी के मुतालिक हुई सारी गुफ्तगू के बारे में बता देता है। अल्तमश को भी अरियान काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल रोज़ी के लिए परफेक्ट शौहर साबित हो सकता था। इसलिए अल्तमश अरियान को हाँ कर देता है। तो अरियान कहता है,
वो ज़्यादा देर नहीं करना चाहता, इसलिए कल वो रोज़ी को अपने तरीके से प्रपोज़ करेगा और परसों इन दोनों का निकाह होगा। तो अल्तमश भी अरियान की बात पर मुत्तफ़िक होता मान जाता है। अगले दिन अरियान अल्तमश से इजाज़त लेता रोज़ी को अपने साथ लेकर जाता है। अगले दिन अरियान अल्तमश से इजाज़त लेता रोज़ी को अपने साथ लेकर जाता है। रोज़ी पहले थोड़ा डरती है, लेकिन फिर अरियान पर एतबार करके उसके साथ चली जाती है। रोज़ी पिंक कलर का पैरों तक छूती फ्रॉक पहने, साथ लाइट सा मेकअप किए अपने लंबे बालों को कलर करती गोया गुड़िया मालूम हो रही थी। अरियान रोज़ी को देखता उसमें खो सा जाता है। अरियान गाड़ी एक होटल के आगे रोकता है और रोज़ी का हाथ पकड़े गाड़ी से उतारता चलता हुआ एक होटल के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो एक वेटर भागता हुआ अरियान के पास आता कहता है, सर आपका टेबल सेट हो गया है, इस तरफ चले जाएं। तो अरियान रोज़ी को लिए होटल की दूसरी साइड पर जाता है। तो जैसे ही रोज़ी होटल की पूल साइड का रुख करती है तो सामने का मंजर देखती है। इसे समझ नहीं आती वो क्या रिएक्शन दे, क्योंकि वहाँ हर तरफ गुलाब के फूल थे और सामने लाइट सा बड़ा सा करके लिखा गया था, विल यू मैरी मी। अभी रोज़ी इस सब में खोई हुई थी कि अरियान घुटनों के बल बैठता एक डायमंड रिंग का बॉक्स खोले इसके सामने करता है। तो रोज़ी आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखती है तो अरियान कहता है, माय प्रिंस, क्या आप मुझे अपना प्रिंस बनाना पसंद करेंगी? तो रोज़ी इतने अनोखे प्रपोज़ल पर नम आँखों से हाँ में सर हिलाती अपना हाथ अरियान को देती है। तो अरियान जैसे ही रोज़ी की उँगली में रिंग पहनाता है तो हर तरफ आतिशबाज़ी शुरू हो जाती है और ऊपर से गुलाब के फूलों की बरसात होने लगती है। रोज़ी इतने ड्रीम पर प्रपोज़ल पर इमोशनल होती है तो अरियान रिंग पहनाने के बाद रोज़ी के हाथों पर अपने होंठ रखता खड़ा होता है। इसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देता कहता है, बस मेरी प्रिंसेस बहुत दुख बर्दाश्त कर लिया आपने। आज के बाद कभी आपकी आँखों में आँसू ना देखूँ। इन आँखों में मुझे सिर्फ़ अपने लिए मोहब्बत देखनी है, ना कि आँसू। रोज़ी भी हाँ में सर हिलाती नम आँखों के साथ मुस्कुरा देती है और फिर दोनों खुशगवार माहौल में डिनर करते घर का रुख करते हैं। अगले दिन अरियान और रोज़ी का निकाह था और निकाह बहुत ही सादगी से रखा गया था। रोज़ी ने अरियान की तरफ से आया हुआ सफ़ेद शरारे के साथ शॉर्ट शर्ट पहनी थी। अरियान की डिमांड पर इसने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था। सनाया रोज़ी को तैयार करती, इसका सदका उतारती, माशाल्लाह बोलती है और फिर रोज़ी के सर पर लाल रंग का दुपट्टा किए उसका लहंगा सँभालती उसे रूम में अरियान के बराबर में लाकर बिठा देती है। अल्तमश और कुछ गवाहों की मौजूदगी में रोज़ी और अरियान का निकाह करवा दिया जाता है। निकाह की बात पर सब रोज़ी और अरियान को मुबारकबाद देते हैं और फिर कुछ बातों के बाद रोज़ी की रुखसती का वक्त होता है। अल्तमश और रोज़ी के बाद सनाया के गले लगती रोती है, क्योंकि उसके लिए ये घर छोड़ना बहुत मुश्किल था। सबसे ज़्यादा सनाया से दूर जाना, क्योंकि वो और सनाया बहुत अच्छी दोस्तें बन चुकी थी। आखिर रेयान रोज़ी का लहंगा सँभालता, उसको आराम से गाड़ी में बिठाता, अपने घर का रुख करता है। निकाह निकाह के बाद से रोज़ी ने ऐसे ही घूँघट किया हुआ था। रेयान घर पहुँचते ही रोज़ी के लिए रूम का रुख करता है और फिर उसे आराम से बेड पर बिठाता कहता है, माय लेडी आप बैठें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तो रोज़ी भी बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। कुछ देर बाद अरियान खाना लाता रूम में दाखिल होता, रूम का डोर लॉक कर देता है। डोर लॉक होने पर रोज़ी के दिल की धड़कन अचानक तेज़ होती है। तो अरियान बेड के पास आता, एक साइड पर खाना रखे रोज़ी का घूंघट उठा देता है। जैसे ही अरियान रोज़ी का घूंघट उठाता तो उसी की रोज़ी के खूबसूरत चेहरे पर नज़र पड़ती है, जो आंसुओं से तर था। रोज़ी को रोता अरियान थोड़ा परेशान होता उसके करीब जाता है, पूछता है कि रोज़ी मेरी जान क्या हुआ तुम्हें? पूछने पर रियान के इतना पूछने पर रोज़ी अपने आप पर काबू खोती रियान के सीने से लगे ज़ारो-कतार रोने लगती है। रियान भी रोज़ी को खुद में भींचे इसके बालों में उँगलियाँ सहलाने लगता है। वो रोज़ी को चुप नहीं करवाना चाहता था ताकि वो दिल खोल कर रो ले, क्योंकि उसके बाद रियान उसकी आँखों में कभी आँसू नहीं आने देगा। रोज़ी के आँसुओं में कमी आती देख रियान उसके सर पर अपने होंठ रखता, उसका बालों में प्यार से उँगलियाँ सहलाता कहता है, रोज़ी मेरी जान क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? देखो अब बस भी करो रोना, देखो देखो अब बस भी करो रोना, देखो तुमने मेरी शर्ट की क्या हालत कर दी है। रोज़ी अरियान के सीने से सर उठाए आंसू भरी आंखों में शिकवा लिए उसकी तरफ देखती है, जैसे कहना चाह रही हो आपको अपनी शर्ट मेरे से ज़्यादा अजीज है। अरियान रोज़ी की आंखों में शिकवा पड़ता उसका सर दोबारा से अपने सीने पर रखता कहता है,
मायरोज, आपके आंसुओं से कीमती तो मेरी कोई चीज़ नहीं है। आप पर एक तो ऐसी हज़ार शर्टें भी कुर्बान। अरियान रोज़ी को बातों में लगाए रिलैक्स करता पूछता है, चलो अब बताओ मायरोज, तुम्हारे रोने की क्या वजह थी? तो रोज़ी दोबारा से आंखों में नमी लाती कहती है, वो मुझे भाई और भाभी की याद आ रही है। तो अरियान कहता है, लो बस इतनी सी बात, तो चलो हम अभी इन्हें वीडियो कॉल कर लेते हैं। अरियान अभी कॉल मिलाता कि रोज़ी इसे रोक देती है, नहीं अभी आप रहने दें, हम सुबह मिलने ही चले जाएंगे। तो अरियान कहता है, ओके मेरी जान, जैसा आप कहें, चलो अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। तो रोजी भी हाँ में सर हिलाती है। अरियान ट्रे उठाए रोजी के आगे रखता कहता है, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, फिर उसके बाद तुम रेस्ट कर लेना। रोजी अपनी प्लेट में थोड़े से चावल निकालती खाने लगती है। तो अरियान रोजी को इतना कम खाता देखकर उसके हाथ से चम्मच पकड़ता उसे खुद खिलाने लगता है। और फिर दोनों के खाना खाने के बाद अरियान बर्तन समेटता दराज से एक बॉक्स निकाले रोजी के कदमों में बैठता है। तो रोजी अरियान को अपने कदमों में बिठाता देख कहती है, बैठता देख कहती है, आप यूं नीचे क्यों बैठ रहे हैं? तो रोजी अरियान कहता है तो रोजी को अरियान कहता है, भाई आप लोगों से बहुत बहुत माजरत है, इस नावल में ना राइटिंग में बहुत गलतियां हैं, यहाँ पे बहुत से लफ्ज मिसिंग और बहुत सी लाइन है जो मैं खुद से इसको ठीक करके बोल रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे से, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बुरा ना मानेगा अगर मेरे से गलती हो रही है तो प्लीज़। माय रोज, मैं आपको आपकी मुंह दिखाई पहनाने के लिए बैठा हूँ। इतना कहते ही अरियान बॉक्स खोले रोजी का एक पाँव अपने घुटने पर रखता, उस पाँव में एक पायल पहनाता, वहां अपने होंठ रखता है और फिर इसी तरह दूसरे पाँव में भी पायल पहनाता, वहां अपना होंठ रखता है। अरियान रोजी को उसकी मुंह दिखाई पहनाने के बाद खड़ा होता कहता है, जानब आपको पता है मैंने ये पायल आपको क्यों गिफ्ट की है? तो रोजी अरियान की आंखों में देखती कहती है, नहीं मैं जानती। देखती कहती है, नहीं मैं जानती। तो रेहान कहता है, माय रोज, ये पायल मैंने आपको इसलिए गिफ्ट की है ताकि जब आप चलें तो इस पायल की छन छन इस घर में गूंजे, ताकि इस घर को पता चले कि अब इस घर की मालकिन वापस आ चुकी है, दोबारा से इस वीरान घर में रंग भरने के लिए। अरियान की बात पर रोजी हाँ में सर हिलाती है। तो अरियान कहता है, लाओ मैं तुम्हारी ज्वेलरी उतारने में मदद कर दूं ताकि इसके बाद तुम चेंज कर सको। तो अरियान रोजी के लिए ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा करता, उसका दुपट्टा पिन से अलग करता साइड पर रखता है, और फिर रोजी के गले से नेकलेस उतारता वहां उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता है। तो रोजी अरियान की हरकत पर ब्लश करने लगती है। इसके बाद अरियान रोजी के झुमके उतारता उसके कानों की लूप पर अपने होंठ रखता है और फिर रोजी से कहता है, जाओ मेरी जान चेंज कर लो, फिर हम रेस्ट करते हैं। अरियान इतनी जल्दी रोजी को चेंज करने की इजाज़त दे देने पर रोजी थोड़ा हैरान होती है और फिर एक नज़र अरियान पर डालती चेंज करने चली जाती है। अरियान रोजी से अपना हक आज ही लेना चाहता था, लेकिन रोजी को रोता देख उसे कुछ टाइम देने का सोचता है। तब तक के लिए वो छोटी मोटी गुस्ताखियां करता रहेगा ताकि रोजी को इसके लम्स की आदत होने लगे। 10 मिनट बाद रोजी फ्रेश होती निखरे चेहरे के साथ बाहर आती है। तो अरियान को पहले ही सोने के लिए लेटा हुआ था। रोजी एक नज़र अरियान पर डालती बेड की दूसरी साइड पर आती कंबल का कोना पकड़े अरियान से कुछ फासले पर लेट जाती है। तो अरियान रोजी को इस हरकत पर बस मजा होता, इसको बाजू से पकड़े अपने करीब करता, उसका सर अपने सीने पर रखता, उसे जोर से हक करता कहता है, जानब अगर मैं हमारी फर्स्ट नाइट पर आपको कुछ स्पेस दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी दूर जाकर लेट जाए। आपसे आपको डेली ऐसे ही मेरी बाहों में सोना होगा, और रही बात अपना हक लेने की तो वो भी मैं सही वक्त आने पर ले लूँगा। तब तक के लिए आपको मेरी छोटी-मोटी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। रुखसती के बाद सब मेहमानों को सी ऑफ करती सनाया रूम का रुख करती है। रूम का दरवाज़ा खोलते ही सनाया ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होती अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है। जो अरियान सनाया जो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा आपके आज की इवेंट की पिक्चर देख रहा था। अरियान जो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा आज के इवेंट की पिक्चर देख रहा था, तो वो सनाया को रूम में आता देख बेड से खड़ा होता, सनाया के पीछे जाता, उसकी कमर में बाजू हाइल करता, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता कहता है, माशाल्लाह आज तो मेरी बेगम बहुत खूबसूरत लग रही है, अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। सनाया अल्तमश की तारीफ के साथ साथ उसकी आंखों में शरारत देखती कहती है, अल्तमश प्लीज़ मुझे चेंज करने दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अल्तमश कहता है, जानम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद ही थोड़ी देर तक आपको करवा दूंगा। अल्तमश के इरादे समझती सनाया कहती है, नहीं प्लीज़ अल्तमश आज नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है और दूसरा मेरी तबीयत भी
ठीक नहीं है। तो अल्तमश कहता है, क्या हुआ तबीयत को? तो सनाया कहती है, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से दिल अजीब-सा होता है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, सुस्ती-सी पड़ी रहती है। तो अल्तमश कहता है, मुझे लगता है तुम्हें वीकनेस हो गई है, तुम अपनी डाइट ठीक करो, बल्कि कल से तुम्हारी डाइट का मैं खुद ख्याल रखूँगा। तुम बहुत चूज़ी हो खाने के मामले में। अच्छा चलो अब ज़रा बेड पर तुम्हारी नींद गायब करूँ। सनाया अभी ना ही करती कि अल्तमश उसे उठाता आराम से बेड पर लिटाए, सनाया के गले से दुपट्टा निकाले साइड पर रखता, अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। अल्तमश रूम की लाइट ऑफ करता सनाया के ऊपर झुकता चला जाता है। सनाया की लाख मज़ाहमत के बाद अल्तमश अपना हक ले ही लेता है। कुछ देर बाद सनाया भी बहकती अल्तमश का साथ देने लगती है। अल्तमश को सनाया की यही बात पसंद थी कि सनाया लाख मज़ाहमत करने के बाद भी गुर्बत के इन लम्हात में उसका साथ ज़रूर देती थी। सुबह फजर के वक्त अयान रोज़ी को उठाने की कोशिश करता है, जानम उठ जाओ, फजर की नमाज अदा कर लो, लेकिन रोज़ी उठने की बजाय अरियान के ऊपर टांग रखती मजीद उसे हक कर लेती है। रोज़ी की इस हरकत पर अरियान रोज़ी के कान में सरगोशी करता है, जानब क्यों मजीद करीब आकर मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही हो? अगर मैं बहक गया तो फिर तुम गिला करती फिरोगी कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर। अभी अरियान मजीद आगे बढ़ता है, रोज़ी सीधी होती उठकर बैठ जाती है। रोज़ी के यूं सुर्ख चेहरे के साथ जल्दी से उठ जाने पर अरियान अपना कहका मुश्किल से कंट्रोल करता है। रोज़ी अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती है कि कैसे वो नींद में उसके करीब जा रही थी। इसमें रोज़ी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि इसे अपने बियर को हक करके सोने की आदत थी, तो आज भी नींद में अरियान को अपना बियर ही समझ रही थी। रोज़ी को शर्मिंदा होता देख अरियान कहता है, क्या हुआ है माय रोज़, यूं नज़र ने तो मत चुराओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तुम खुद मेरे करीब आई, और मैं कौन सा कोई गैर हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ। तुम जब चाहो मेरे करीब आ सकती हो। अरियान की बातों पर रोज़ी हाँ में सर हिलाती वज़ू करने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों वज़ू करते अपने जाए नमाज बिछाने लगते हैं, और फिर अरियान आगे और रोज़ी पीछे खड़ी होती अरियान की अमामत में नमाज अदा करती है। नमाज के बाद दोनों अपनी नई ज़िंदगी की दुआ मांगते जाए नमाज तय करके रखते हैं। तो रोज़ी भी अपना हिजाब खोलती बेड पर आकर बैठ बैठ जाती है। रोज़ी अरियान के कहने पर उठ तो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। तो अरियान कहता है, रोज़ी तुम सो जाओ आराम से, जब अच्छे से नींद पूरी हो जाए तो उठ जाना। इतना कहते ही अरियान रूम से बाहर निकलने लगता है। तो कहती है, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो अरियान कहता है, मुझे मॉर्निंग वॉक की आदत है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो रोज़ी जल्दी से उठती है, अरियान के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती, उसे रोकने की कोशिश करती है। नहीं अरियान प्लीज़, आप कहीं कहीं मत जाएं, मुझे डर लगता है, मैं कैसे इतने बड़े घर में अकेली रहूंगी, मुझे डर लगता है। रोज़ी अभी रोने को थी कि अरियान कहता, ओके माई रोज़ तुम परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जाता, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम सो जाओ। रोज़ी भी खुश होती बेड पर आती, अरियान की गोद में सर रखे सोने लगती है। अरियान भी बेड के साथ टेक लगाए रोज़ी के बालों में उंगलियां सहलाने लगता है। तो तो वो भी आंखें मूंदे गहरी नींद में चली जाती है। रोज़ी की लेकिन कहीं वो रोज़ी के डरने वाली आदत पर परेशान भी था। खैर वो इन सोचों को लेकर अपनी सुकून भरी ज़िंदगी खराब करना नहीं चाहता था। सुबह 11 बजे के करीब अल्तमश और सनाया दोनों रोज़ी से मिलने अरियान के घर आते हैं। तो सनाया अरियान का घर देखती बहुत खुश होती है, और फिर अरियान और अल्तमश दोनों बातें करने लगते हैं, और सनाया अरियान के रूम का रुख करती रोज़ी से मिलने जाती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है तो रोज़ी को गधे घोड़े बेचकर सोते हुए देख अपने सर पर हाथ मारती है। उफ, इस लड़की का क्या बनेगा। वो शुक्र है अरियान भाई अच्छे हैं, वरना अगर इनकी जगह कोई और होता तो इसे लग पता जाता जाना था। सनाया रोज़ी के पास जाती उसे उठाने लगती है। रोज़ी सनाया की आवाज़ सुनती उसे उठकर मिलती है। रोज़ी के उठते ही सनाया से डांटने लग जाती है कि कुछ शर्म कर लो, तुम्हारा शौहर नीचे अकेला फिर रहा है और तुम यहाँ नींदें पूरी कर रही हो। रोज़ी सनाया की डांट सुनती शर्मिंदा होती है और कहती है, सॉरी भाभी, वो मैं कल बहुत थक गई थी, बस इसी वजह से। तो सनाया रोज़ी के पास बैठी इसे समझाने लगती है कि शौहर बेशक अपनी ज़बान से अदा ना करे, लेकिन उसे बीवी की तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो उसका ख्याल रखे, उसके उठने से पहले अच्छा सा तैयार हो, उसके घर की जिम्मेदारियां संभाले, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इसलिए अब तुम बच्ची नहीं रही, बल्कि एक शादीशुदा लड़की हो, इसलिए अब सुधर जाओ। चलो अब जल्दी से उठो और फ्रेश होकर अच्छा सा तैयार होकर नीचे आओ, फिर हम मिलकर नाश्ता करते हैं। रोज़ी भी हाँ में सर हिलाती फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद रोज़ी लॉन्ग शर्ट के साथ
स्ट्रेट ट्राउज़र पहनती, हल्का-सा मेकअप करती, रूम से निकलती, नीचे ड्राइंग रूम का रुख करती है। रोज़ी को यूँ तैयार देख अरियान दिल ही दिल में माशाअल्लाह बोलता है और फिर रोज़ी अरियान के साथ वाली चेयर पर बैठती, नाश्ता करने लगती है। तो अरियान रोज़ी का एक हाथ पकड़ लेता है। रोज़ी कन्फ्यूज़ होती है, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। अल्तमश रोज़ी के घर से वापसी पर गाड़ी साइड पर रोकता है, उसके लिए फूल लेने के लिए उतरता है। अल्तमश सनाया से कहता है कि वो यहीं इसका वेट करे, वो बस अभी आया। अल्तमश जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो सामने सनाया का रोड पर एक सफ़ेद रंग की क्यूट सी बिल्ली नज़र आती है। तो सनाया अल्तमश के मना करने के बावजूद भी गाड़ी से उतरती, रोड क्रॉस करती, इस बिल्ली के पास जाने लगती है कि सामने से गाड़ी आती, इसे ज़ोर से हिट करती है। अचानक गाड़ी हिट होने पर सनाया की एक ज़ोरदार चीख फ़िज़ा में गूंजती है और सनाया रोड की दूसरी जानिब ज़ख्मी हालत में जा गिरती है। अचानक सनाया की चीख सुनने पर अल्तमश के हाथ से फूल छूटते ज़मीन पर गिरते हैं और वो भागता हुआ सनाया के पास जाता है, जहाँ सनाया ज़ख्मी हालत में रोड पर गिरी मुश्किल से सांस ले रही थी। अल्तमश जो सनाया का चेहरा थपथपा रहा था, "सनाया उठो मेरी जान, प्लीज़ आँखें मत बंद करना, देखना हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं।" सनाया जो सर पर चोट आने की वजह से बेहोशी में जा रही थी, तो अल्तमश रोता हुआ उसे गोद में उठाए अपनी गाड़ी का रुख करता है। अल्तमश सनाया को गाड़ी में लिटाता रैश ड्राइविंग करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही अल्तमश स्ट्रेचर की बजाय सनाया को गोद में उठाए इमरजेंसी की तरफ भागता है, लेकिन वहां के डॉक्टर सनाया की हालत देखते इलाज से मना कर देते हैं क्योंकि ये एक पुलिस केस था। अल्तमश इस मुश्किल वक्त में रियान को कॉल करता और सारी सिचुएशंस बताता है, तो रियान के एक ऑर्डर पर सनाया का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। सनाया की हालत देखते अल्तमश को आज वही चंद माह पुराना अपना ख्वाब याद आ जाता है जिसमें उसने सनाया को मरते हुए देखा था, लेकिन इस ख्वाब को आज इमेजिन करते ही अल्तमश की जान निकल रही थी। अल्तमश और सनाया रोज़ी से मिलने के बाद घर के लिए वापस निकलते हैं। अल्तमश और सनाया के जाने के बाद रोज़ी भी डाइनिंग रूम में आती बर्तन समेटने लगती है कि अरियान उसे रोक देता है और कहता है, माय रोज़ आप ये काम रहने दो, ये सारे काम मेड कर लेगी। ये सारे काम मेड कर लेगी, तुम सिर्फ मुझे और दाइम को टाइम दिया करो क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा रोज़ काम करके मुरझा जाए कि मेरा रोज़ काम कर करके मुरझा जाए। रोज़ी को आज तब सब रोज़ी ही कहते आए थे, लेकिन अरियान वो वह शख्स था जो इसे माय रोज़ कहकर बुलाता था। रोज़ी अरियान की बात मानती इसके साथ दाइम के रूम का रुख करती है। दाइम को जिसे मेड तैयार कर चुकी थी, तो वो रोज़ी को देखता भागता हुआ आता है, इसके पास आता है तो रोज़ी भी उसे गोद में उठाए इसके दोनों चीख पर ज़ोर से किस करती, कहती अम्मा मेरा बच्चा कैसा है? आप तो दाइम कहता है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो रोती आपी? तो रोज़ी कहती है मैं ठीक मेरा बच्चा। अच्छा दाहिम बेबी आज से आप मुझे आप ही नहीं बल्कि मामा कहोगे। तो दाहिम कहता है ओके रोती मामा। दाहिम के रोती कहने पर अरियान और रोज़ी दोनों हंस देते हैं। रोज़ी और दाहिम दोनों पास खड़े अरियान को इग्नोर करते हैं तो अरियान जेलस होता वहाँ से चला जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि वो रात को रोज़ी की इस इग्नोरेंस का बदला लेगा। रोज़ी और दाहिम दोनों गार्डन में खेलने खेलने लगे हुए थे कि अरियान रोज़ी के पास आता और उसका हाथ पकड़ कहता है रोज़ी तुम्हें मेरे साथ अभी कहीं चलना होगा। तो रोज़ी थोड़ा परेशान होती कहती है क्या हुआ? अरियान आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरियान कहता है नहीं रोज़ी कुछ भी ठीक नहीं है, तुम अब थोड़ा परेशान होती पूछती है तो अरियान कहता है वो रोज़ी सनाया भाभी इतना कहती है अरियान चुप कर जाता है तो रोज़ी कहती है क्या हुआ? सनाया भाभी को सब भाभी सनाया रोज़ी कहती है क्या हुआ सनाया भाभी को सब ठीक तो है? तो अरियान कहता है नहीं रोज़ी सनाया भाभी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। इतना कहने की देर थी कि सनाया ज़ारो कतार रोने लगती है और जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती अरियान से कहती है अरियान मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलें प्लीज़ अभी। तो अरियान भी रोज़ी की हालत देखता उसे लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही रोज़ी भागती हुई अल्तमश के पास जाती है तो अल्तमश की हालत देखती तड़प कर इसके सीने से लगती है। भाई क्या हुआ भाई भाभी को और कैसे ये सब? तो अल्तमश रोते हुए रोज़ी को सारी कहानी सुना देता है। तो रोज़ी कहती है भाई मुझे तो ये कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की चाल लगती है। लेकिन अल्तमश तो इस वक़्त कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं था। इसे इस वक़्त अगर कुछ याद था तो वो सनाया, उसे सिर्फ़ सनाया की ज़िंदगी चाहिए थी। आखिर सनाया को ऑपरेशन रूम में गए 4 घंटे होने वाले थे। डॉक्टर और नर्सेज़ कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, अल्तमश की जान निकलती जा रही थी। वो कहते हैं ना, इंतज़ार की कई किस्में होती हैं, लेकिन अस्पताल के बेंच पर बैठकर अंदर से आने वाली इत्तला का इंतज़ार दुनिया का सबसे बेरहम इंतज़ार होता है। आखिरकार साढ़े 4 घंटों बाद डॉक्टर बाहर आती कहती, "शुक्र है अल्लाह का आपकी बीवी की जान बच गई, वरना इनकी हालत देखते इन्हें बचाना नामुमकिन था।"
लेकिन अल्तमश आपके लिए एक बुरी खबर भी है, वो ये कि आपकी मिसेज़ एक्सपेक्ट कर रही प्रेग्नेंट भी थी। आपकी मिसेज़ 2 वीक प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन गिरने की वजह से इनकी मिसकैरेज हो गया और अब अगर कभी वो माँ नहीं बन सकती, तो इन्हें बहुत सी कॉम्प्लि और अब अगर कभी वो माँ बनती हैं, तो इन्हें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा और आपकी मिसेज़ अब बेहतर हैं पहले से। इंशाल्लाह कुछ देर तक इन्हें होश आ जाएगा। इतना कहते डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चे का सुनकर अल्तमश को दुःख होता है कि इन्होंने अभी इस खुशी को जीना था। कितने ख्वाब देखे थे सनाया ने अपनी औलाद को लेकर। जब उसे पता चलेगा तो जब उसे पता चलेगा कि इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उससे दूर चला गया, तो इस पर क्या गुज़रेगी? ख़ैर कुछ देर बाद सनाया को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस वक़्त रात के 8 बज रहे थे। रोज़ी और अरियान सनाया को एक नज़र देखते घर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद अल्तमश रूम का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल होता है कि सामने सनाया को ज़ख्मी हालत में देखते इसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि सनाया का सर और पाँव पर पट्टियाँ की गई थी, जबकि चेहरा और हाथों पर काफ़ी ख़राशें आई थीं। अल्तमश भारी कदमों के साथ सनाया के पास जाता, उसका पकड़ता, अपने होठों से लगाता रोने लगता है। अल्तमश से सनाया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो पागलों की तरह रोते हुए कभी सनाया की आँखों और कभी रुखसार और कभी हाथों पर अपने होंठ रख रहा था। अगर इस वक़्त कोई अल्तमश की हालत देख लेता तो यकीनन उसे मजनू ही तस्वुर करता, जो अपनी लैला के हिजर में मरने के मकाम पर था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह सनाया के सारे ज़ख्म ठीक करके उसके तमाम दुःख खुद के सर ले ले। अल्तमश कब रोते-रोते सनाया का हाथ अपने गाल से लगाते उसके तकिए के करीब सर रख के सो जाता है। उसे पता नहीं चलता। रात के किसी पहर सनाया को होश आता है तो आहिस्ता आवाज़ में पानी माँगने लगती है। तो अल्तमश सनाया की पुकार सुनता उसे पानी का गिलास उठा उसके होठों से लगाता है। तो सनाया चंद घूँट भरती बस कर देती है। तो सनाया एक नज़र अल्तमश को देखती है तो उसकी आँखें आँसू से भर जाती हैं। तो अल्तमश कहता है, शुक्र है मेरी जान तुम ठीक हो। तुम नहीं जानती मैं कितना डर गया था। एक पल के लिए मुझे लगा था जैसे मेरे से किसी ने मेरी सारी सब दुनिया छीन ली हो। प्लीज़ तुम वादा करो आज के बाद कभी मेरे से दूर नहीं जाओगी, कभी कहीं अकेली नहीं जाओगी। तो सनाया भी रोती हुई सर हाँ में हिलाती है। दोनों एक दूसरे के सीने लगे कुछ पल के लिए अपने तमाम दुःख भूल जाना चाहते थे। अगले दिन सुबह डॉक्टर सनाया का चेकअप करने के लिए आती है तो सनाया की कंडीशन देखती उसे मज़ीद 1 दिन और हॉस्पिटल में रुकने का कहती है। तो सनाया जिस माहौल से तंग आ चुकी थी तो डॉक्टर से कहती है आज ही डिस्चार्ज ले लेती है। तो डॉक्टर अल्तमश को सनाया की कंडीशन के मुताबिक उसका ख्याल रखने को कहती है और फिर अल्तमश भी डिस्चार्ज पेपर बनाने के बाद सनाया के पास रूम में आता है, इसे गोद में उठाए कहता है चलो जानम घर चले। अल्तमश के यूं गोद में उठाने पर सनाया कहती है क्या कर रहे हैं अल्तमश, ये हॉस्पिटल है हमारा घर नहीं और लोग क्या कहेंगे। तो अल्तमश कहता है लोग क्या अंधे हैं जिन्हें तुम्हारी हालत नहीं दिखती, तुम अभी सही से चल नहीं सकती इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अल्तमश सनाया को गोद में उठाया हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरता है, वहाँ लोग अपने काम छोड़े इस खूबसूरत कपल को देखने लगते हैं। सनाया सबकी नज़रें खुद पर महसूस करती मजीद अल्तमश के सीने में अपना चेहरा छुपाती है। अल्तमश एहतियात से सनाया को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाता घर का रुख करता है। घर पहुंचने के बाद अल्तमश सनाया को रूम में लटाता कहता है रोज़ी जो सनाया को घर आने का सुनते ही पहले ही अरियान के साथ पहुंच गई थी। वो भी सनाया से कहती है भाभी शुक्र है आप ठीक हो गई, आपको नहीं पता था मैं और भाई कितना डर गए थे। अच्छा आप रेस्ट करें मैं यही हूँ, कुछ मैं और भाई मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। तो सनाया रोज़ी से कहती नहीं मेरी जान मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें भी घर चलना चाहिए तुम्हारी नई-नई शादी हुई है। अरियान को भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन रोज़ी सनाया की एक ना सुनती वहाँ रुक ही जाती है। कुछ देर बाद अल्तमश सनाया के लिए सूप बनाकर लाता रूम में दाखिल होता है और फिर सनाया को खुद अपने हाथ से सूप पिलाने के बाद उसको मेडिसिन देता है। इससे पहले कि सनाया दोबारा लेटती अल्तमश अलमारी से कपड़े निकालता सनाया को चेंज करवाने लगता है कि सनाया कहती है नहीं अल्तमश आप रहने दो मैं खुद ही चेंज कर लूँगी। तो अल्तमश कहता है अपनी हालत देखो सनाया, क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? चुपचाप बैठी रहो। इतना कहते ही अल्तमश रूम की लाइट डिम करता सनाया की शर्ट का ऊपर सरकाने लगता है। अल्तमश के रेंगते हाथ महसूस करती सनाया को गुदगुदी सी होने लगती है। अल्तमश सनाया की शर्ट उतारता उसके बाद उनकी तरफ रुख करता है। तो सनाया कहती है नहीं अल्तमश प्लीज़ मुझे शर्म आ रही है। तो अल्तमश कहता है जानना मैं तुम्हारा शौहर हूँ और शौहर और बीवी के दरमियान कैसा पर्दा। अल्तमश सनाया को बातों में लगाए एहतियात से तो चेंज करवाने के बाद सनाया के ऊपर ब्लैंकेट देता कहता है जानम तुम रेस्ट करो मैं अभी आता हूँ।
अल्तमश जैसे ही उठने लगता है तो सनाया उसका बाजू पकड़े उसे रोक देती है। प्लीज़ अल्तमश अभी कहीं मत जाएँ, मेरे पास ही रहें, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ सनाया की आँखों में एक अनजाना सा खौफ देखकर अल्तमश भी वहीं रुक जाता है और कहता है अच्छा जानम मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। तो सनाया कहती है नहीं, आप भी दूसरी साइड से मेरे साथ आकर लेटे। तो अल्तमश अब सनाया को तंग करने के लिए कहता है जानम वैसे आपके सर पर ही चोट लगी है या कहीं और? तो सनाया पूछती है क्यों, क्या हुआ? तो अल्तमश कहता है जब मैं आपको अपनी मर्ज़ी से बेड पर बुलाता था, तब आपके बहाने शुरू हो जाते थे मेरे से दूर जाने के और आज खुद अपने पास बुला रही हैं। तो सनाया कहती है अच्छा ठीक है, नहीं बैठना पास तो ना बैठें, जाएँ, मैं नहीं बोलती आपसे। तो अल्तमश ज़ोरदार कहका लगाता लगाता हँसता है, कहता है अच्छा मेरी जान नाराज़ मत हो, मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था। इतना कहते ही इल्तुतमिश दूसरी साइड से आता सनाया के बराबर में लेट जाता है और फिर साथ ही साथ सनाया के बाल सहलाने लगता है। इधर अरबाज़ को जैसे ये खबर मिलती है कि सनाया इस एक्सीडेंट में बच गई है तो अरबाज़ को अपनी शिकस्त पर शदीद गुस्सा आता है। कैसे वो अरबाज़ की हर चाल से बच जाती है। वैसे बड़ी ही तेज़ किस्मत पाई है इस लड़की ने, मौत के मुँह से बचकर वापस आ गई। अब तो अरबाज़ सहगल की बर्बादी शुरू थी, वो सेठ के हाथों। एक हफ्ते बाद आज सनाया के एक्सीडेंट को 1 हफ्ता हो चुका था, जिसकी वजह से सनाया अब कुछ बेहतर थी, लेकिन अभी भी उसे चलने में मुश्किल पेश आती थी। अरियान की मदद से अल्तमश सनाया के मुजरिमों तक भी पहुंच चुका था। पुलिस की मारपीट के बाद उन्होंने ये सच बोल ही दिया। ये सब करने के लिए इन्हें अरबाज सहगल ने एक भारी मुआवजा दिया था। अल्तमश को सुनते ही यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इस हद तक गिर सकता है। खैर उसे पता है वो अपने बाप से बहुत बहस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है, इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का हुक्म देता है। आज ऑफिस से वापसी पर रेयान रोज़ी को लेने आया था। रोज़ी सनाया से मिलती है, रेयान के साथ घर के लिए निकल जाती है। तो रेयान एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी खड़ा करता कहता है चलो माय रोज़ी पहले कुछ खा लेते हैं। तो रोज़ी और रेयान दोनों अपने खाने का ऑर्डर देते बातें करने लगते हैं। इसी दौरान रोज़ी अपने सामने वाले टेबल पर एक शख्स को देखती अनजाने से खौफ में मुब्तला हो जाती है। रोज़ी के बचपन का सच जिसे वो भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, आज फिर वो रोज़ी के सामने आ खड़ा हुआ था। रोज़ी इस शख्स को देखती है, रेयान का हाथ पकड़े कहती है, "चले रेयान प्लीज़ कहीं और चलते हैं, मुझे यहाँ डिनर नहीं करना।" रेयान पहले तो हैरान होता है, लेकिन रोज़ी के ज़िद करने पर वहाँ से निकल आता है। कुछ देर बाद रोज़ी और रेयान घर पहुँचते हैं। रेयान ने रास्ते में एक छोटे से होटल से खाना पैक करवा लिया था। दोनों घर पहुँचने के बाद खाना खाते सोने के लिए लेट जाते हैं। इस 1 हफ्ते में रोज़ी को अरियान की इतनी आदत होने लगी थी कि अब रात को वो खुद अरियान के करीब होकर उसके सीने पर सर रख कर सोती थी और अरियान को भी रोज़ी का यूँ प्यार करना बहुत अच्छा लगता था। रात 12 बजे के करीब रोज़ी को वही ख्वाब दोबारा से आता है। रोज़ी का माज़ी एक बार फिर उसका पीछा कर रहा था। रोज़ी नींद में उठती अचानक चिल्लाने लगती है, "नहीं प्लीज़ छोड़ दो मुझे, नहीं प्लीज़, प्लीज़ कोई है मुझे बचाओ प्लीज़।" रोज़ी के यूँ चिल्लाने और रोने पर अरियान फ़ौरन उठता उसे अपने से लगाए चुप करवाने लगता है, लेकिन रोज़ी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो अरियान अब प्यार से रोज़ी को अपने सीने से लगाए कहता है, "देखो रोज़ी तुम मेरे पास हो, अपने अरियान के पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ।" लेकिन रोज़ी इतना डर चुकी थी, उसका सारा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और वो हल्का-हल्का काँप रही थी। अरियान आहिस्ता-आहिस्ता रोज़ी की कमर सहलाता कहता है, "रोज़ी मेरा बच्चा, मेरी जान क्या हुआ तुम्हें?" रोज़ी मज़ीद आँखों में खौफ लिए अरियान की शर्ट को मज़बूती से मुट्ठी में जकड़ लेती है कि जैसे अभी अरियान इससे दूर हो जाएगा। कुछ देर बाद अरियान रोज़ी को पानी पिलाता है, उसके बाल दुरुस्त करता, खुद के साथ लगाए काफ़ी देर तक बैठे रहता है। जैसे ही रोज़ी रिलैक्स होती है तो अरियान कहता है, "क्या?" अरियान को बताने की कोशिश करती है। नहीं रोज़ी अरियान को बताने की कोशिश करती है लेकिन हिम्मत नहीं करती, इसलिए दोबारा से लेट जाती है। लेकिन ये ख्वाब रोज़ी को मुसलसल कुछ दिन से बेचैन कर रहा था। वो अरियान को बताना चाहती थी लेकिन हमेशा इस खौफ से चुप कर जाती कि रेयान इसका दागदार माज़ी जानकर उसे छोड़ ना दे। लेकिन इससे पहले रेयान को किसी दूसरे से ये बात पता चलती, इससे पहले वो खुद ही रेयान को बताना चाहती थी। अगली सुबह रेहान के एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग करने में बिजी था कि रोज़ी अमाद से खेलने के बाद रेहान के करीब सोफे पर बैठती उसे तंग करने लगती है। कभी जानकर उसके बाजू के बाल खींचती तो कभी उसकी गर्दन पर कूंट रखती। रोज़ी की शरारतें देख रेहान बहुत मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किए बैठा था।
जैसे ही रियान की मीटिंग एंड हुई तो रोजी भी वहां से भागने लगती है, लेकिन रियान रोजी का बाजू पकड़ता उसकी चाल नाकाम कर देता है और लैपटॉप को अपनी गोद से उठाता, साइड टेबल पर रखता, रोजी को बाजू से खींचता, अपनी गोद में गिराता, कहता है बताओ जरा, बहुत शरारती होती जा रही हो माय रोज, मुझे लगता है तुम्हारा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरियान की आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर देख रोजी कहती, वो मुझे कुछ काम है, शायद दाइम बुला रहा है, प्लीज छोड़ें तो। अरियान कहता है पहले मेरे जज्बात जगाकर फिर रिहाई मांगने लगती हो। तो रोजी कहती है नहीं अरियान। वो अरियान अभी रोजी के होंठों पर झुकता कि रोजी इस होंठों पर अपना हाथ रखती कहती है नहीं अरियान, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो कहता है जी कहो माय रोज। रोजी की आंखों में एक अनजाना सा खौफ देखकर अरियान कहता है क्या क्या हुआ है माय रोज, प्लीज बताओ तो। रोजी अरियान के सीने से लगे उसका एक हाथ पकड़े कहती है अरियान पहले आप वादा करें मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। अरियान कहता है ऐसा क्या है मायरोज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो रोजी कहती है अरियान अगर मैं कहूँ कि इतना कहती है। रोजी की आवाज़ कांपने लगती है तो अरियान रोजी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेता कहता है क्या हुआ है मायरोज, प्लीज़ बताओ तो। रोजी कहती है अरियान अगर मैं कहूँ कि आपकी रोजी का किरदार दागदार है, आपकी रोजी पाकदामन नहीं है, तो इससे पहले रोजी कोई लफ्ज़ अदा करती तो अरियान रोजी के होंठों पर उंगली रखता कहता है बस करो मेरी जान प्लीज़, आज तो ये कह दिया आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं सुनूँ। मेरी रोजी पाकदामन है, मैं खुद अपनी रोजी के किरदार की गवाही दे सकता हूँ। लेकिन रोजी कहती है अरियान आप मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अरियान कहता है रोजी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, हमारे निकाह से पहले तुम्हारे भाई ने तुम्हारा सारा माजी मेरे सामने बयान कर दिया था। मैंने तुम्हारे माजी के साथ कबूल किया है, और रही बात तुम्हारे मुजरमों की तो इंशाल्लाह देखना तुम इन्हें मैं खुद इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अच्छा चलो अब बहुत हो गया, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। तो रोजी भी हाँ में सर हिलाती है, अरियान की गर्दन पर चेहरा छुपाए दोबारा से उसकी नेक पर किस करती उसे थैंक्स बोलती है। तो अरियान कहता है अगर ये हरकतें करोगी तो फिर उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। सनाया भी अब ठीक हो चुकी थी, बल्कि अपने कदमों पर चलने फिरने लगी थी। तो अल्तमश ने ऐसी खुशी में एक डिनर पार्टी अरेंज की थी। अल्तमश के कुछ करीबी दोस्त और अरियान और रोजी भी इनवाइटेड थे। रोजी ने अरियान की ख्वाहिश पर ब्लैक कलर की साड़ी जेब तन की थी। रोजी ब्लैक कलर की साड़ी पहने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ती, आंखों में काजल लगाए किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। अरियान भी शावर लेता, टॉवल से बाल रगड़ते बाहर आता कहता है रोजी और कितनी देर। अभी अरियान के अल्फाज मुंह में ही थे कि रोजी को ब्लैक साड़ी में देख इसमें खो सा जाता है। रोजी की नजर जैसे अरियान की शर्ट लेस सीने पर पड़ती है तो रोजी शर्म से नजरें झुका लेती है। तो रोजी को यूं शर्माता देख कदम ब कदम चलता उसके करीब जाता, उसकी कमर में हाथ डाले अपने सीने से लगाता, चंद इंच का फासला भी खत्म कर देता है। तो रोजी अरियान के इतने करीब होने पर आंखें बंद कर लेती है। तो अरियान रोजी की थोड़ी पर हाथ रखता उसका चेहरा ऊपर को उठाता कहता है माय रोज अपनी आंखें खोलो। तो रोजी नाम में सर हिलाती कहती है नहीं प्लीज पहले आप शर्ट पहने। तो अरियान कहता है माय रोज आपका तो इतने से ही बुरा हाल है, अभी तो आपने पूरी तरह से मुझे देखा ही नहीं। अरियान के दो मायनी बात पर रोजी आंखें खोले कहती है। तो अरियान कहता है जानम क्यों इतना तैयार होकर कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही हो। अच्छा रोजी वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ। तो रोजी हैरान होती कहती है क्या सोच रहे हैं आप। तो अरियान कहता है मैं सोच रहा हूँ कि हम डिनर पर जाने के रहने देते हैं, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को देखते मेरी नीयत बहक रही है। तो रोजी अरियान के कंधे पर अपने नाजुक हाथ का मुक्का मारती कहती है अरियान खबरदार अगर आपने ऐसा सोचा भी तो चुपचाप जाकर रेडी हो। तो अरियान कहता है अच्छा चलो एक किस तो करने दो। इतना कहती है अरियान रोजी के होंठों पर झुकने लगता है कि रोजी कहती है नहीं अरियान प्लीज मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। तो अरियान कहता है जानम यार तुम मेरे जब्त का इम्तिहान बहुत लेती हो, चलो अब नहीं लेकिन डिनर से वापस आने के बाद मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा। तो कहती है ठीक है। तो अरियान कहता है अच्छा चलो अब तुम रेडी हो ही गई हो तो मुझे भी तैयार करो। तो रोजी अरियान को शर्ट ले देखती कहती है लेकिन अरियान मुझे शर्म आ रही है। तो अरियान कहता है जानम इसी शर्म को उतारने के लिए मैं कह रहा हूँ मुझे तैयार करो, बल्कि आज के बाद तुम डेली मुझे तैयार किया करो, इसी तरह तुम्हारी शर्म उतर सकती है। अरियान ऐसे ही रोजी को ड्रेसिंग रूम में ले जाता, अपने लिए भी ब्लैक कलर की शर्ट निकाले पहनता कहता है रोजी चलो मेरी शर्ट के बटन बंद करो। तो रोजी कहती है लेकिन अरियान आप ये काम खुद भी तो कर सकते हैं ना। तो अरियान कहता है जाना मुझे लगता है तुमसे अपने छोटे छोटे काम करवाना, जानो मुझे अच्छा लगता है तुमसे अपने छोटे छोटे काम करवाना। तो रोजी अरियान पर परफ्यूम से स्प्रे करती, फिर दोनों दायम को उठाए अल्तमश के घर का रुख करते हैं। जैसे ही रोजी और अरियान वहां दाखिल होते हैं तो सबकी नजरें उस खूबसूरत कपल को देखने लगती हैं। इन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए, जैसे मेड फॉर ईच अदर।
रोज़ी सनाया को मिलती हैं, बहुत खुश होती हैं और इसे एनिवर्सरी भी विश करती हैं और फिर सब खुशगवार माहौल में केक काटते हैं। इसी मौके पर सनाया और अल्तमश एक गुड न्यूज़ रिवील करते हैं और वो ये कि सनाया और अल्तमश मामा-डैड बनने वाले हैं। इसके बाद सब खुशगवार माहौल में डिनर करते हैं। डिनर के दौरान रोज़ी बार-बार नोट कर रही थी कि कुछ लड़कियाँ आँखें फाड़-फाड़ कर अरियान को देख रही हैं और एक तो कह रही थी, उफ़ यार! ये कितना हैंडसम है, और वहीं अरियान भी इसे स्माइल पास कर रहा था। रोज़ी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वहाँ से उठती पूरे गुस्से में इन लड़कियों के पास जाती, कहती, तुम लोगों को शर्म नहीं आती नामहरम को यूँ ताड़ते हुए। वहीं एक लड़की रोज़ी से बदतमीज़ी करने लगती है तो रोज़ी कहती है, तमीज़ से बात करो, ज़रा जिसको तुम ताड़ रही हो वो मेरा शौहर है और ये तुम लोग अच्छी तरह जानती होगी, जब किसी लड़की के शौहर को कोई बुरी नज़र से देखती है तो वो उसका क्या हश्र करती है। इसलिए चुपचाप यहाँ से चलती बनो और मैं अब दोबारा मैं तुम लोगों को यहाँ न देखूँ। अपनी बीवी को यूँ ज्वालामुखी बने देख हँसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी इसके सामने मासूम सी शक्ल बनाए कहता है, क्या हुआ जानब? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो रोज़ी कहती है, अरियान ज़रा आज आप घर चलें, मैं आपको बताती हूँ। सारे मेहमानों के जानते ही सनाया अल्तमश भी घर का रुख करते हैं तो सनाया कहती है, उफ़ अल्तमश मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर ये मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है। अल्तमश जब चेंज करने जा रहा था तो पीछे मुड़ता कहता है, पहले तुम चेंज करो फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। तो सनाया भी हाँ में सर हिलाती उठती है कि एक ज़ोरदार चक्कर से ज़मीन बहुत होने लगती है, लेकिन सनाया के गिरने से पहले अल्तमश उसे थाम लेता है और फिर खुद अपनी गोद में उठाए ड्रेसिंग रूम का रुख करता उसे चेंज करवाने लगता है। कुछ देर बाद सनाया अल्तमश दोनों फ्रेश होते हैं तो अल्तमश सनाया को बेड पर लेटाता कहता है, तुम लेटो, मैं बस अभी आया। तो अल्तमश किचन में जाता, सनाया के लिए फ्रेश जूस बनाता, रूम में लाता, उसे मेडिसिन देता, आराम से लिटा देता है और फिर लोशन उठाए उसके पैरों का मसाज करने लगता है कि सनाया कहती है, नहीं अल्तमश प्लीज़ आप ये मत करें, मुझे शर्म आ रही है। तो अल्तमश कहता है, जानम अगर एक बीवी इतनी तकलीफ़ों से गुजर कर शोहर की नस्ल को परवान चढ़ाती है तो शोहर का फ़र्ज़ है उसकी कदर करे, उसका ख्याल करे। तुम जो कुछ मेरे लिए कर रही हो इसके आगे की कुछ भी नहीं है। अल्तमश के मसाज से सनाया को सुकून मिलता है और कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर जाती है। अरियान और रोज़ी जैसे ही घर पहुँचते हैं तो अरियान दाइम को उठाता उसके रूम में लिटा देता है और रोज़ी अरियान से नाराज़ होती फ़ौरन अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही अरियान अपने रूम का रुख करता है तो रूम की हालत देखता अरियान हैरान हो जाता है। रोज़ी भी ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपनी ज्वेलरी उतारती कम बल्कि पटक ज़्यादा रही थी। तो अरियान रोज़ी के पीछे जाता है, इसके पेट के गिर्द दोनों हाथ बांधे इसकी गर्दन पर चेहरा छुपाता कहता है, सॉरी मेरी जान, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन रोज़ी अरियान के हाथ हटाने की कोशिश करती कहती है, छोड़ो अरियान प्लीज़, मुझे आगे ही बहुत गुस्सा है, कहीं मैं आप पर ही ना उतार दूँ। तो अरियान अपने नरम होंठ रोज़ी की गर्दन पर रखता कहता है, जानम कर लो गुस्सा, जितना गुस्सा करना है, लेकिन आज तो मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला। वैसे मैं सोच रहा हूँ हमें भी अब अपना रिश्ते को मुकम्मल करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब दाइम को भी एक बहन की ज़रूरत है। वो बेचारा सारा दिन बोर हो जाता है। तुम्हारा तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अरियान अपनी छोटी-छोटी गुस्ताखियों से रोज़ी का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ी अरियान का चेहरा अपनी गर्दन से हटाती कहती है, प्लीज़ पीछे हो, मुझे चेंज करना है। तो अरियान कहता है, माय रोज़ इसकी फ़िक्र मत करो, वो मैं कुछ ही देर में तुम्हें खुद ही करवा दूँगा, लेकिन इस वक़्त तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो रोज़ी कहती है, अच्छा एक शर्त पर, आपको 100 दफ़ा कान पकड़कर उठक-बैठक करनी होगी, फिर ही मैं आपको माफ़ करने का सोच सकती हूँ। तो अरियान कहता है, अच्छा ठीक है। कि इतना कहते ही अरियान रोज़ी के मुताबिक उठक-बैठक करने लगता है। तो रोज़ी जो अरियान को सज़ा देने के बाद पास बैठी एंजॉय कर रही थी, इस वक़्त अगर अरियान मलिक को यूँ उठक-बैठक करता देख लेता तो उसने वैसे ही बेहोश हो जाना था, क्योंकि वो एएसपी अरियान मलिक था, जिसकी रौबदार पर्सनैलिटी से हर कोई डरता था। मुजरिम भी जिसका नाम सुनकर काँपते थे, लेकिन आज वो खुद अपनी एक छोटी-सी बीवी के आगे उठक-बैठक कर रहा था। कुछ देर बाद अरियान रोज़ी से ये कहता है, यार बस भी करो, मैं थक गया हूँ। लेकिन रोज़ी अपने मोबाइल में बिज़ी अरियान को सुन ही नहीं रही थी। अरियान अब अपना आखिरी हरबा आज़माता कहता है, सोच लो माय रोज़, जितनी लंबी सज़ा दोगी तो फिर उसकी सारी थकन मैं सारी रात तुम्हारे वजूद से उतारूँगा। तो रोज़ी भी अब डरती कहती है, ओके ठीक है बस करें। इतना कहते ही रोज़ी वहाँ से उठती चेंज करने जाने लगती है तो अरियान उसे बाजू से पकड़ता उसके ऊपर गिराता है, कहता है, कहाँ जानब, मैंने आपकी बताई हुई सज़ा पूरी की है, अब मेरी बारी, और अब यहाँ से रिहाई आपको सुबह को ही मिलेगी, इसलिए बगैर कोई मज़ाहमत किए चुपचाप लेटी रहिएगा। इतना कहते ही अरियान करवट बदलता रोज़ी के ऊपर झुकता, इसके होंठों पर अपने होंठ रखता
कतरा कतरा रोज़ी की सांसें पीने लगता है। अरियान रोज़ी की होंठों से अपनी तशनगी मिटाता, उसके होंठ को आज़ादी बख्शता, अपनी सांसें नॉर्मल करता और फिर आहिस्ता-आहिस्ता रोज़ी की साड़ी का पल्लू सरकाता, इसकी शाह रग पर अपना दहकता लम्स छोड़ने लगता है। अरियान के होंठों का लम्स अपनी शाह रग पर महसूस करती रोज़ी सिसकने लगती है। अरियान के होंठ अब रोज़ी की गर्दन से होते हुए उसके नाजुक धड़कनों की तरफ रुख कर रहे थे। अरियान रोज़ी की धड़कनों पर झुकता, शिद्दत से उनकी नमी पीने लगता है। अरियान की शिद्दत पर रोज़ी को अपनी नाजुक सी जान हवा होती महसूस होती है, तो वो सिसकियाँ भरती कहती है, अरियान प्लीज़ बस करें, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। तो अरियान रोज़ी की धड़कनों से चेहरा उठाए आँख विंक करता कहता है, माय रोज़ अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम अभी से थक गई? तो रोज़ी कहती है, नहीं। अरियान ऊपर को उठता रोज़ी की पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देता कहता है, माय रोज़ तुम डरो मत, मैं बिल्कुल आराम से करूँगा। वैसे भी तुम तो मेरा नाजुक सा रोज़ हो और मैं अपने रोज़ पर शिद्दत दिखाकर उसे मुरझाना नहीं चाहता। अरियान अपनी शर्ट उतारता, ज़मीन पर फेंकता, दोबारा से रोज़ी की बेली बटन पर अपने होंठों का लम्स छोड़ने लगता है। अरियान के लम्स से रोज़ी की सिसकियाँ निकलने लगती हैं, क्योंकि एक तो रोज़ी बहुत ही कमज़ोर और नाजुक जान थी और दूसरा इसकी और अरियान की एज में पूरा 10 साल का फ़र्क था। लेकिन अरियान थोड़ा फिट होने की वजह से उम्र में बड़ा नहीं लगता था। अरियान को मज़ीद नीचे की तरफ झुकता देख रोज़ी कहती है, नहीं अरियान प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। तो अरियान कहता है, मेरी जान डरो मत, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। इतने कहते ही अरियान अपने और रोज़ी के दरमियान सारे पर्दे गिराता शिद्दत से रोज़ी और अपने रिश्ते को मुकम्मल कर जाता है। आज रोज़ी पूरी तरह से अरियान मलिक की हो चुकी थी। रोज़ी का पूर अरियान मलिक की मोहब्बत की गवाही दे रहा था। अरियान के यूं शिद्दत से करने पर रोज़ी की आंखों से आंसू टूट कर तकिए में जज़ब होते हैं। तो रोज़ी कहती है, अरियान रोज़ी के आंसू अपने होंठों से चुनता, इस पर अपनी शिद्दत लुटाने लगता है। कुछ देर अरियान खुद को और रोज़ी को पुरसकून करता, उसके बराबर आकर लेट जाता है। तो रोज़ी जो जो इनकी कुर्बत के लम्हे जो इनकी कुर्बत के लम्हात के बाद शर्म के मारे अरियान से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तो अरियान कहता है, क्या हुआ जानब, इतना क्यों शर्मा रही हो? अब तो सारी शर्म ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन रोज़ी जिसके रुखसार सुर्ख हो चुके थे, वो तो शर्म से नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी। तो अरियान उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तुर्क करता, उसका सर अपने सीने पर रखता खुद में बेंचे लेट जाता है। रोज़ी जो खुद अरियान की शिद्दत भरी गुर्बत के बाद थक चुकी थी, वो भी अब मौका पाते नींद की वादियों में उतरने लगती है। अगले दिन सुबह रोज़ी की आँख खुलती है तो खुद की और अरियान की हालत देखते अपने कानों से धुएँ निकलने लगते हैं। रात भर की गुर्बत के बाद वो तो अरियान से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो अरियान के उठने से पहले फ्रेश होना चाहती थी। रोज़ी एक नज़र सोए हुए अरियान पर डालती, इसे बाजू से ब खुद से इसके बाजू खुद से हटाती, बेड से उठने लगती है कि अरियान उसे बाजू से पकड़ता दोबारा से खुद पर गिराता है। रोज़ी की यूँ अचानक अरियान के सीने पर गिरने की वजह से इसकी धड़कनें अरियान के चेहरे से टकराती हैं। तो अरियान कहता है, जानब ये तो नाइंसाफ़ी है, तुम मुझे मेरी गुर्बत के रंग दिखाए बगैर ही फ्रेश होने जा रही थी। अभी तो मैंने एक राउंड और लगाना था तुम पर। अरियान की मायने से इस बात का मतलब समझती रोज़ी रोने वाली हो जाती है, क्योंकि अभी तो वो अरियान की रात वाली शिद्दत नहीं भूली थी। तो रोज़ी घबराती हुई कहती है कि वो अरियान मुझे फ्रेश होना है, दाइम भी उठ गया होगा। तो अरियान कहता है, अभी फ्रेश नहीं होना, जब तक मैं इजाज़त नहीं देता तुम फ्रेश नहीं होगी। और रही बात दाइम की, इसे मेड तैयार कर देगी, तुम सिर्फ इस वक्त दाइम के बाबा को टाइम दो। तो रोज़ी कहती है, लेकिन अरियान, रोज़ी के अल्फाज अभी इसके मुंह में ही थे कि अरियान इसके होंठों पर झुकता अपनी मॉर्निंग किस लेने लगता है। कुछ देर बाद अरियान रोज़ी के होंठों से अपने लब हटाता कहता है, देखा अब हुई है मेरी मॉर्निंग कंप्लीट। तो अरियान अब रूम की पुर रोशनी में रोज़ी के बदन पर अपनी दी हुई अपनी शिद्दतों के निशान देखने लगता है, जिसके गोरे बदन पर पूरी आबोताब से चमक रहे थे। अरियान अब दोबारा से रोज़ी की धड़कनों पर झुकता है, इन पर अपने लब रखने लगता है। अरियान के लम्स से रोज़ी को अपनी बॉडी में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस होता है। वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता अरियान के लम्स में बहक के इसका साथ देने लगती है। तो अरियान कहता है, रोज़ी को होश तो तब ठिकाने लगते हैं जब अरियान एक बार फिर शिद्दत से रोज़ी की गहराइयों में उतरता, खुद को और रोज़ी को सुकून की बुलंदियों तक पहुँचाता है। तो रोज़ी अरियान के समर पर गुस्से से उसकी गर्दन पर अपने दाँत गाड़ती है। तो अरियान कहता है, उफ़ जंगली बिल्ली, क्या हो गया है? तो रोज़ी कहती है, अरियान आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे बताते भी नहीं और अपना काम कर जाते हैं। तो अरियान रोज़ी को तंग करने के लिए कहता है, क्या हुआ जानब, क्या कर जाता हूँ? तो रोज़ी को अब एहसास होता है कि वो क्या कहेगी। तो अरियान दोबारा से कहता है, बताओ भी जानब, क्या कर जाता हूँ मैं? तो रोज़ी कहती है, पता नहीं, प्लीज़ मुझे तंग मत करें, मुझे फ्रेश होना है। तो अरियान भी अब घड़ी पर टाइम देखता है, जहाँ सुबह के 9 बज रहे थे। 10 बजे अरियान ने एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था, तो वो अब पीछे हटता कहता है, जाओ जानब, हो जाओ फ्रेश। लेकिन जो अभी तक कंबल में
चुप ही बैठी थी क्योंकि वो इस हालत में रेयान के सामने उठकर नहीं जा सकती थी। तो रोज़ी कहती है, "पहले आप अपनी आँखों पर हाथ रखें।" तो रेयान कहता है, "यार क्या छुपा रही हो? अब सब कुछ तो मैं देख चुका हूँ।" तो रोज़ी कहती है, "उफ़ रेयान आप के बेबाक इंसान मैं आप जैसा बेबाक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है आपने बेबाकी में पीएचडी कर रखी है।" तो रोज़ी की बात पर रेयान का ज़ोरदार कहका गूंजता है और कहता है, "माय रोज़, अभी तुमने मेरी बेबाकी की सिर्फ़ एक छोटी झलक देखी है। अगर मैं पूरा बहक गया तो तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएँगे। इससे पहले कि मैं थर्ड लगाऊँ, तुम अपनी जान बचा लो।" रेयान के इरादे समझते रोज़ी जल्दी से खुद के वजूद पर चादर लपेटती जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद रोज़ी निखरी-निखरी रेड कलर की सादा सी ड्रेस में फ्रेश होती बाहर आती है। रोज़ी रेड सूट में इस वक्त सरापाई क़यामत लग रही थी। रोज़ी ड्रेसिंग टेबल के आगे आती है, आईने में खुद को आँख से देखती हैरान रह जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर रेयान की गुर्बत के रंग बिखरे हुए थे और गर्दन पर रेयान की शिद्दत के निशान देखती रोज़ी इन पर अपनी उँगली ट्रेस करती मुस्कुरा देती है। रोज़ी को यूँ मुस्कुराता देख रेयान पीछे से उसे अपने हिसार में लेते कहता है, "माशाअल्लाह, मेरा रोज़ तो एक रात की गुर्बत में इतना निखर गया है।" तो रोज़ी अरियान की तरफ रुख करती उसके सीने में अपना चेहरा छुपाती उसके दिल वाले मकाम पर अपने होंठ रखती कहती है, "अरियान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा रब मेरी ज़िंदगी में इतने रंग भर देगा। वाक़ई अरियान, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे दोबारा से जीना सिखाया है, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझ जैसी दाग।" रोज़ी के खुद के लिए दोबारा से वही अल्फ़ाज़ दोहराने पर रेयान कहता है, "मेरी जान, आइंदा मैं कभी आपके मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ ना सुनूँ और ये मेरी लास्ट वार्निंग है, वरना मैं आपको सज़ा दूँगा और मेरी सज़ा आप जानती हैं। आप मेरे सीने पर चेहरा छुपाती फिरेंगी और रही बात रंग भरने की तो आपने मेरे इस वीरान घर में भरे हैं जहाँ इस घर में सन्नाटा रहता था। आज वो घर आपके कहकों से गूंजता है। यूँ बस मुझे ऐसे ही सारी ज़िंदगी का आपका साथ चाहिए। बस आप कभी मुझसे दूर मत जाना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना।" तो रोज़ी कहती है, "वादा रहा, जब तक ज़िंदगी है तब तक ये रोज़ी अरियान मलिक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी।" तो अरियान रोज़ी के इस खूबसूरत इज़हार पर इसे ज़ोर से खुद में भींगता है। फिर दोनों फ्रेश होते रूम से निकलते दाइम के साथ नीचे ड्राइंग रूम का रुख करते हैं। सनाया का भी 7वां महीना चल रहा था और जब से सनाया प्रेग्नेंट हुई थी, इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। बिला वजह से अल्तमश से लड़ने लगती। ये छोटी-छोटी बातों पर घंटों रोती रहती, लेकिन अल्तमश ये सब बगैर उकताए बर्दाश्त कर लेता था। अभी भी रात का 1 बज रहा था और सनाया ज़िद लगाए बैठी थी कि इसे गोलगप्पे खाने हैं। तो अल्तमश कहता है, "यार जानब, अब इतनी रात को मैं कहाँ से लाऊँ गोलगप्पे?" तो सनाया कहती है, "मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्ज़ी लाकर दें।" अल्तमश के बार-बार इनकार करने पर सनाया अपना आखिरी हरबा आज़माती है। अब रोने बैठ जाती है क्योंकि इसे पता था कि इसके आँसू अल्तमश की कमज़ोरी हैं। तो अल्तमश अब सनाया को चुप करवाता कहता है, "मेरी जान, प्लीज़ रो मत, मैं कुछ करता हूँ।" इतना कहते अल्तमश अपनी गाड़ी निकालता गोलगप्पे लेने के लिए निकल जाता है। आखिर 1 घंटा लगातार गाड़ी खाली सड़कों पर दुराने के बाद इसे एक छोटा-सा स्टॉल नज़र आता है जो कि बस बंद ही होने वाला था। अल्तमश एक लंबी साँस खींचता कहता है, "शुक्र है मिल गए गोलगप्पे, वरना पता नहीं मेरी जान ने कितना बवाल खड़ा करना था।" आखिर अल्तमश को गए हुए 1 घंटे से ऊपर होने को था। सनाया ने जज़्बात में आकर गोलगप्पे खाने की ज़िद कर तो दी थी, लेकिन अब इसे अल्तमश की फ़िक्र भी हो रही थी। आखिरकार रात पूरे 2:30 बजे अल्तमश फ्लैट का डोर खोलता अंदर दाखिल होता है और फिर किचन जाता, गोलगप्पे प्लेट में निकालता रूम का रुख करता है। अल्तमश को अपने सामने देख सनाया जल्दी से बेड से उतरती इसके सीने से लगती कहती है, "शुक्र है अल्तमश, आप आ गए, मैं कितना डर गई थी।" तो अल्तमश अब ट्रे साइड पर रखता सनाया के गिर्द हिसार बाँधता कहता है, "जान, आपकी ही ख्वाहिश पूरी करने गया था मैं। इसमें डरने वाली कौन-सी बात थी?" तो सनाया कहती है, "पता नहीं अल्तमश, मुझे क्या हो जाता है, मैं क्यों इतनी ज़िद लगाकर बैठ जाती हूँ, ये सब मेरे बस में नहीं है।" इतना कहते ही सनाया की आँखें डगमगाने लगती हैं, तो अल्तमश अपने होठों से सनाया के आँसू चूमता कहता है, "कुछ नहीं होता मेरी जान, बल्कि मुझे अच्छा लगता है अपने दोनों बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना।" अल्तमश का इशारा सनाया के बेबी बम्प की तरफ था। अल्तमश अब सनाया का मूड ठीक करने के लिए कहता है, "चलो आओ, अब गोलगप्पे खा लो, जिनके लिए तुमने मुझे इतनी सर्दी में बाहर भेजा है।" तो सनाया जैसे ही गोलगप्पे खाने लगती है, फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सनाया देखते ही देखते 10 गोलगप्पे खा चुकी थी। अल्तमश हर बार उसे रोकता, तो वो हर बार बस आखिरी कहकर टाल देती। सनाया को ना रुकता देख अब वो अल्तमश उसे उसके आगे से ट्रे उठाता साइड पर रख देता है। तो सनाया अपना नाराज़ सा चेहरा बनाए अल्तमश को देखती है। तो अल्तमश कहता, "बस जान, बहुत खा लिया, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।" तो सनाया चुपचाप मुँह तक चादर लेती लेट जाती है। तो अल्तमश भी अब लाइट ऑफ करता, अपनी शर्ट उतारता, सोफ़े पर रखता, ब्लैंकेट का कोना उठाए इसमें घुस जाता है। अल्तमश का शर्टलेस होना सनाया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अल्तमश को रात को शर्टलेस ही सोने की आदत थी। अल्तमश अब सनाया करीब जाता, इसका हाथ पकड़े अपने करीब करता कहता है, "अच्छा जानम,
सॉरी यार मान जाओ ना। लेकिन सनाया तो बगैर कोई जवाब दिए ऐसे ही मुंह फुलाए लेटी हुई थी। तो अल्तमश अब अपना आखिरी हरबा जमाता सनाया की शर्ट में अपना हाथ डालता इसके उभारों के साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन सनाया अब भी कोई जवाब नहीं देती। अल्तमश अब सनाया के इनर की इनर को खोलता है, इसकी सफेद उभारों पर चमकता भारों उभारों पर फिर झुकता इन शिद्दत से एक धड़कन को सहलाता, जबकि दूसरी पर झुकता है इसकी नमी पीने लगता है। तो सनाया अल्तमश की शिद्दत पर सुर्ख होने लगती है और अल्तमश का चेहरा अपनी धड़कनों से निकालने लगती है। तो अल्तमश अपनी तशनगी मिटाता अब सनाया के बेबी बम्प पर अपने होंठ रखता कहता है, बेबी जल्दी से तुम आ जाओ, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। अल्तमश के होंठ सनाया की बेबी बम्प से गुजरते हुए सनाया की गहराइयों में सफर करने लगते हैं। अल्तमश के हाथों का बेबाक लम्स अपनी गहराइयों पर महसूस करती सनाया कहती है, नहीं अल्तमश प्लीज़ मत करें, मुझे कुछ हो रहा है। तो अल्तमश अब मजीद सनाया को तंग करने का मौका तर्क करता है, इसका सर अपने सीने पर रखता है। तो सनाया कहती है, अल्तमश हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? तो अल्तमश कहता है, अगर तो रहमत हुई तो उसका नाम सना रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो अल्तमश कहता है, मैं फिर वक्त अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता, बस जो भी हो सब खैर खैरियत से हो जाए। अगले दिन सुबह अल्तमश की आंख मोबाइल रिंग होने से खुलती है तो फ़ोन पर मिलने वाली इतला पर फ़ौरन से टीवी ऑन करता है, जहां ये खबर चल रही थी कि कराची के मशहूर पॉलिटिशियन सहगल और इनके बेटे शायान का एक कार ब्लास्ट में इंतकाल हो गया है। ये खबर अल्तमश के लिए बहुत ही परेशान कौन थी। अल्तमश सराया को बताता फ़ौरन शाम की फ़्लाइट से कराची का रुख करता है। जैसे ही वो अपने घर का रुख करता है, वहाँ की हालत देखता हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ सहगल ख़ानदान का कोई फ़र्द मौजूद नहीं था। लेकिन इस घर का गार्ड अल्तमश को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे मिलते ही अल्तमश फ़ौरन ओल्ड हाउस का रुख करता है। अल्तमश जैसे ही ओल्ड हाउस जाता है तो सामने अपनी माँ को रफ्त हुलिये में देखता हैरान रह जाता है। ये तो वो शाइना बेगम लग ही नहीं रही थी, जो हर वक्त महंगे कपड़े जेवर पहनकर तैयार रहती थी, जिनका एक रोब था। आज जो शाइना अल्तमश ने देखी थी वो तो रफ्त हुलिये में जो बहुत कमज़ोर लग रही थी। इन्हें देख कर कोई नहीं कह सकता था एक मशहूर पॉलिटिशियन की बीवी थी। तो अल्तमश भागता हुआ अपनी माँ को गले लगाता रो देता है। शाइना भी अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखती से जोर से गले लगाती हैं। अल्तमश रोता हुआ कहता है, मामा ये कैसे हो गया? तो शाइना कहती है, बेटा तुम्हारा बाप और भाई की कार क्रैश सेठ सिकंदर ने करवाई है। तुम्हारे भाई के इंतकाल के बाद उसकी बीवी भी मुझे छोड़कर अपने बाप के साथ चली गई। सेठ सिकंदर ने तुम्हारे बाप की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और मुझे भी घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं दर बदर धक्के खाती इस ओल्ड हाउस में आ गई। तो वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, वरना मैंने सारी जिंदगी यहीं मर जाना था। शाइना बेगम अल्तमश के आगे हाथ जोड़ती कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं सनाया से माफ़ी मांग लूँगी। तो अल्तमश कहता, नहीं आप ऐसी बातें मत करें, आप माफ़ी मत मांगें, बस मैं बाबा को भी हमेशा रोकता था, इस सियासत के पीछे मत भागें, ये बर्बाद कर देगी, इसमें सवाए ज़िल्लत के कुछ नहीं। लेकिन वो मेरी कहाँ सुनते थे। चले खैर जो भी हुआ उसे भूल जाएं और आप मेरे साथ चलें लाहौर। अब हमारा कराची से कोई ताल्लुक नहीं, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। अल्तमश वापसी की फ़्लाइट लेता अपनी माँ के साथ लाहौर पहुँच जाता है। जैसे ही अल्तमश फ्लैट का डोर खोलता है, सामने सनाया रोज़ी एक शानदार वेलकम करती हैं। शाइना बेगम ये सब देखती नम आंखों से दोनों की पेशानी पर बोसा देती है, तो वो बोसा देती हैं तो फिर सनाया से फिर सनाया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। तो सनाया कहती है, नहीं मामा प्लीज़ आप ऐसा मत कहें, आप मेरी माँ की जगह हैं और जो हो गया इसे भूल जाएं। कुछ माह बाद सनाया के यहाँ एक प्यारी सी गुड़िया पैदा होती है, जिससे अल्तमश और सनाया की ज़िंदगी कंप्लीट हो चुकी थी। और दूसरी तरफ रोज़ी के यहाँ भी खुशखबरी थी। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि आज रोज़ी और अरियान के घर भी एक नन्ही सी गुड़िया की आमद थी। अरियान अपनी छोटी सी गुड़िया को देखता कहता है, माशाल्लाह रोज़ी ये तो बिल्कुल तुम पर गई है। इसकी सुनहरी आंखें और छोटी सी नाक बिल्कुल रोज़ी की कॉपी थी। दाएं भी अपनी छोटी सी गुड़िया को देखता बहुत खुश होता है और कहता है, बाबा क्या ये गुड़िया मेरे बहना है? तो अरियान कहता है, जी मेरी जान ये आपकी बहना है और आज से आप इसके प्रोटेक्टर हैं। तो दाएं में इस छोटी सी गुड़िया के रुखसार पर किस करता कहता है, जी बाबा मैं अपनी बहना का ज़रूर ख्याल रखूंगा। अरियान की फैमिली भी अब कंप्लीट हो चुकी थी। आज सनाया और अल्तमश ने अपनी छोटी प्रिंसी सना की बर्थडे रखी थी, जिसमें रियान और रोज़ी भी इनवाइटेड थे। रोज़ी भी तैयार होकर ही हटी थी कि रामीन ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और रोज़ी को इसे फिर से फीड करवाना था। रोज़ी अब तंग आ चुकी थी, क्योंकि अगर वो इसे फीड करवाने बैठ जाती तो इसे दोबारा चेंज करना पड़ता। रोज़ी को यूं रोता
देख अरियान कहता है क्या हुआ माय प्रिंसेस? तो रोजी कहती है अरियान आपकी छोटी प्रिंसेस ने मेरा जीना हराम कर दिया, देखिए ना अब फिर रोने बैठ गई है। अगर मैं इसे अब फीड करवाने लग गई तो मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। तो अरियान कहता है लो बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी परेशान होने वाली बात है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो रोजी कहती है वो कैसे? तो अरियान कहता है मैं ज़बान की बजाय प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बस तुम शर्माना मत, इतन प्लीज। इतना कहते ही अरियान रोजी की शर्ट को उसकी धड़कनों से हटाने लगता है। तो रोजी कहती है क्या कर रहे हैं अरियान? तो अरियान कहता है चुप करके बैठी रहो। अरियान के हाथ अब रोजी के उनकी तरफ थे तो रोजी के बराबर हटाता इसके उभार अपने हाथ में पकड़ता रामीन को फीड करवाने में रोजी की हेल्प करने लगता है। तो रोजी अरियान इस बेबाकी पर इसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तो अरियान कहता है वैसे जो काम मेरी बेटी कर रही है इस पर इस वक्त मेरा हक होना चाहिए था, चलो खैर हम देख कर ही गुजारा कर लेते हैं। रामीन को फीड करवाने के साथ साथ रोजी की दूसरी धड़कनों पर अरियान की बेबाकियां भी जारी थी। इस दोनों बाप बेटी ने अपनी छोटी सी बीवी और माँ को तंग करके रखा हुआ था। खैर रामीन का पेट भरने के बाद रोजी इसे सुलाती अरियान की तरफ मतवजह होती है जिसकी बेबाकियां अभी भी जारी थी। तो रोजी अब शर्म से सुर्ख होती कहती है वो फरियान बस करें, अब दिन ब दिन सुधरने की बजाय कुछ ज़्यादा ही बेबाक होते जा रहे हैं। तो अरियान कहता है मायरोज अगर मैं बेबाक ना होता तो इस वक्त हमारे सामने लेटी हुई हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। अरियान जब शुरू होता था तो रोजी को अपनी बेबाकियों से सुर्ख कर देता था। दूसरी तरफ सना की बर्थडे पर दायम इसे एक बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट करता, कहता है ये सना आपके लिए। दायम और सना दोनों की आपस में खूब बनती थी। दायम सना से तकरीबन 4 साल बड़ा था। दोनों की दोस्ती और प्यार देख रोजी हमेशा सनाया और अल्तमश को कहती थी कि वह सना को अपने दायम के लिए ले जाएगी। तो सनाया और अल्तमश हमेशा हंसकर टाल देते थे क्योंकि अल्तमश का कहना था बचपन में तय किए गए रिश्ते बड़े होकर बच्चों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, इसलिए अल्तमश रोजी को सना और दायम के रिश्ते के लिए हमेशा टाल देता था। खैर सब कुछ डोर माहौल केक काटते एक शानदार सेल्फी लेते उसे यादगार बनाते हैं। जी, आज का हमारा नावल यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट नावल लेकर कल फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, लेकिन आपने उससे पहले मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको ये नावल कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। और आप लोगों ने मुझे साथ साथ ये भी बताना है जो जो भी ये नावल सुन रहा है या पढ़ रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं कि आप पाकिस्तान के या किस मुल्क से और किस मुल्क के कौन से सिटी से आप लोग ये नावल सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कल फिर नए नावल के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।